गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजीत एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, एक बार पुनः मैं आप सबों से आग्रह करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग ऑनलाइन गेम से अपनी नाता तोड़िए और ऑनलाइन शिक्षा से अपनी नाता जोड़िए। पबजी, फ्री फायर, ये सभी चीज़ें आपके लाइफ को बर्बाद करके रख देगा। मैं बार बार आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि ये आपके भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। आप जिस उम्र की अवस्था में हैं, आप सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं एक शिक्षक होने के नाते आप सभी से विनती कर रहा हूँ, आपको मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं कि प्लीज़ आप ऐसे कार्यों को करना बंद करिए और शिक्षा से जुड़िए, जो आपके उज्जवल भविष्य में बहुत ही बेहतर रूप से सहायक साबित होगा। तो बच्चों, इसी आशा और उम्मीद के साथ आज का क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूं और आज का हमारा टॉपिक है रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति पार्ट 2। पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि रूसी क्रांति के पीछे क्या क्या कारण थे। आज उसी कड़ी को आगे लेके मैं यहाँ पर आया हूँ और उसी को आगे यहाँ पे बढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो भी पिछले वीडियो की तरह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, है ना। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है कि रूस में समाजवाद। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रूस में समाजवाद का प्रचार प्रसार जो है वो कैसे हुआ, इस समाजवाद शब्द का उदय जो है वो कैसे हुआ और किन किन लोगों का नाम जो है वो समाजवाद शब्द से जुड़ा है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बताऊं कि जो समाजवाद शब्द आज पूरे विश्व में कहीं ना कहीं गूंजता है, समाजवाद एक बहुत ही चर्चित शब्द बन चुका है। इस समाजवाद शब्द का जनक जो है वो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है, जो वेल्स के निवासी थे, यानी इंग्लैंड के निवासी थे, और उनका व्यवसाय जो था वो चमड़ा का व्यवसाय था। यानी हम कह सकते हैं कि समाजवाद शब्द का जनक जो थे वो रॉबर्ट ओवेन थे और वो इंग्लैंड के एक बहुत बड़े चमड़ा का व्यवसायी थे और उन्होंने ही सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। कहाँ पर? तो इंडियाना में, यानी कि अमेरिका में। और अमेरिका में उन्होंने एक न्यू हार्मोनी यानी कि नया समन्वय समुदाय का गठन करने का भी प्रयास किया था, जिसके तहत सामूहिक खेती पर बल दिया गया था। यानी कि इसमें क्या किया जाता था कि बड़े बड़े खेत लोगों के समूह के द्वारा बनाए जाते थे और उसमें सामूहिक रूप से खेती की जाती थी और जो मुनाफा होता था उन सभी किसानों के बीच में, उन सभी मजदूरों के बीच में एक समान रूप से वितरित कर दी जाती थी। इस बात की प्रेरणा जो है उन्हें किनसे मिली थी? तो लुई ब्लांक से मिले थे। जो फ्रांस के रहने वाले लुई ब्लांक से उनको ये प्रेरणा मिली थी। तो उनके द्वारा स्थापित, उनके द्वारा ये समाजवाद शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो कैसा था? तो आदर्श समाजवाद, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि आदर्शवादी समाजवाद का जनक कौन थे? तो रॉबर्ट ओवेन थे। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से वैज्ञानिक समाजवाद का जनक यदि हम मानेंगे तो किन्हें मानेंगे? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में तो आप लोग पहले भी सुने होंगे। आज तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पे चलने वाले कई राजनीतिक दल हैं, विशेष करके कम्युनिस्ट पार्टियां जो है वर्तमान समय में वो कार्ल मार्क्स के ही सिद्धांतों पर अपनी राजनीति करती है ना। तो आइए कार्ल मार्क्स से जुड़ी बातों को भी हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो कार्ल मार्क्स जो थे वो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक थे, है ना। उन्होंने नारा दिया था कि दुनिया के मजदूर जो है ना वो एक हो। कार्ल मार्क्स का मानना था कि दुनिया के मजदूर जो है वो एक हो। उनका मानना था कि वर्तमान का जो समाज है वो पूंजीपतियों का समाज है और इस समाज को यदि उखाड़ फेंकना है तो दुनिया के सारे मजदूरों को एकजुट होना आवश्यक है, तभी ही समाजवाद का कल्पना की जा सकती है। इसी वजह से उन्होंने दो पुस्तक भी लिखा है जो काफी चर्चित है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये दोनों पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो कार्ल मार्क्स जी के द्वारा लिखा गया है ना। आइए अब इससे जुड़ी कुछ और बातें जो आपके NCERT की किताब में दी गई है कि किस प्रकार से रूस में समाजवाद का विकास हुआ। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि 1914 ईस्वी तक
1914 ईस्वी तक रूस में किसी भी पार्टी का गठन करना गैर कानूनी माना जाता था। यानी कि वर्ष 1914 ईस्वी तक रूस में किसी भी पार्टी का गठन नहीं किया जा सकता था। यदि कोई भी पार्टी बन भी रही है तो वो एक गैर कानूनी पार्टी यानी इलीगल पार्टी के रूप में वो कार्य करती थी और वह भूमिगत रहकर, अंडरग्राउंड रहकर कार्य करती थी। वर्तमान समय में जिस प्रकार से आप देखते हो अन्य देशों में भी और भारत में भी कि राजनीतिक दल जो है वो खुलकर अपने कार्यक्रमों को करते हैं, तो 1914 ईस्वी तक रूस में ऐसी स्थिति नहीं थी। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि 1914 ईस्वी तक रूस में किसी भी पार्टी का गठन करना गैर कानूनी माना जाता था। लेकिन 1898 ईस्वी में ही, हालांकि माना जाता था जरूर गैर कानूनी, लेकिन 1898 ईस्वी में ही RSDWP यानी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन हो चुका था। यानी भले ही 1914 ईस्वी तक पार्टी का गठन करना गैर कानूनी माना जाता हो, लेकिन 1898 ईस्वी में ही रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, नाम से ही पता चल रहा है कि वर्कर्स पार्टी है, यानी कि किनकी पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, इसका गठन हो गया था। तब जाहिर सी बात है कि इसका गठन जो है वो कब हुआ है, 1898 ईस्वी में। और 1914 ईस्वी तक तो सारे राजनीतिक दलों को गैर कानूनी माना जाता था, राजनीतिक दल बना ही नहीं सकते थे। तो आप समझ सकते हो कि ये जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी, यह भी एक कैसी पार्टी होगी, गैर कानूनी पार्टी। मतलब कि वहाँ के सरकार के द्वारा, वहाँ के शासक के द्वारा, जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा इस पार्टी को भी मान्यता नहीं दी गई होगी। ठीक है, तो आखिर ये पार्टी कार्य क्या करती थी, कौन कौन से ये कार्य करते थे? तो ये पार्टी जो है वो सामान्यतः अखबार निकाला करती थी, मतलब पेपर निकाला करते थे और वर्कर्स के बीच में काफी पॉपुलर थे और लोगों को, खास करके मजदूर वर्ग के लोगों को एकजुट करने का ये काम करती थी। और एकजुट करके इस पार्टी ने कई बार हड़ताल का भी आयोजन किया। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने देखा कि भले ही 1914 ईस्वी तक रसिया में राजनीतिक दलों का गठन करना मना था, वहां उस पर प्रतिबंध था, इसके बावजूद भी 1898 ईस्वी में गठित RSDWP यानी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो थी वो कहीं न कहीं अपने कार्यों में लगी हुई थी। भले ही वो अंडरग्राउंड रह के कार्य कर रही थी, परंतु रसिया के मजदूरों को एकजुट करने का वो कार्य कर रही थी, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने अपना सिद्धांत दिया था। कार्ल मार्क्स ने इस चीज को आगे लेके चले थे, है ना। अब देखिए कि रूस में समाजवाद का विस्तार, ये भी एक टॉपिक है NCERT में कि रूस में समाजवाद का विस्तार कैसे हुआ। तो देखिए रूस में समाजवादियों को लगता था कि रूस में जो समाजवाद का विस्तार होगा वह किसानों के माध्यम से होगा। यानी रूस में सबसे ज़्यादा यदि समाजवाद के विस्तार में, समाजवाद का को बढ़ावा देने में किन्हीं की भूमिका होगी तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसानों को होगी। ऐसा क्यों माना जाता था? तो मैं पिछले क्लास के वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि रूस के जो किसान होते थे वो समय समय पर अपनी भूमि को कम्यून को सौंप दिया करते थे। मतलब रूस के जितने भी किसान हुआ करते थे वो अपने समस्त भूमि को, एक अधिकारी होता था जिसको मीर कहा जाता था यानी कम्यून कहा जाता था, और वे अपनी जमीन को उसी कम्यून के हाथों में सौंप दिया करते थे और वही कम्यून पुनः लोगों के बीच, उन किसानों के बीच उनकी जरूरत के हिसाब से जमीन को पुनः बंटवारा किया करते थे। मतलब आप ऐसे समझिए ना कि हम लोग सब किसान हैं और अपने जमीन को हम लोग एक दूसरे अधिकारी को सौंप देते हैं और वो पुनः फिर हमारे जमीन को हमारी जरूरत के अनुसार से वो एक बार पुनः बांट देते हैं। तो यहीं से इस चीज को लिया गया है कि रूस के किसान जिस प्रकार से जमीन को आपस में बंटवारा करते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, यानी कहीं न कहीं रूस के किसानों में समाजवाद की भावना जो है वो भीतर छिपी हुई है। और इसी वजह से समाजवादियों को लगता था कि रूस में जो समाजवाद का विस्तार होगा वो किनके माध्यम से होगा? किसानों के माध्यम से होगा। ठीक है,
आइए, समाजवाद का ग्रामीण क्षेत्र पर प्रभाव, ये भी आपके एनसीईआरटी बुक का ही कंटेंट है कि समाजवाद का ग्रामीण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 1900 ईस्वी में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन किया गया। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है कि सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी यानी एसआरपी का गठन जो है वो कब किया गया है, तो 1900 ईस्वी में इसका भी गठन किया गया। हालांकि मैं बता चुका हूं कि 1914 ईस्वी तक राजनीतिक दलों का गठन करना क्या था, वहां पे प्रतिबंधित था। इसके बावजूद ही 1898 ईस्वी में आरएसडीडब्ल्यूपी और 1900 ईस्वी में हम लोग क्या देख रहे हैं, एसआरपी यानी कि सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का भी गठन किया जा चुका है। ये पार्टी जो थी वो क्या करती थी, तो किसानों के हित के लिए काम करती थी। ये जो पार्टी बनी है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, इसका मुख्यतः काम क्या है भाई, किसके हित के लिए काम करना, तो किसानों के हित के लिए काम करना। और इनका मानना था, इनका सिद्धांत था कि जो जमीन, मैं पिछले क्लास के वीडियो में बताया था कि रसिया के ज्यादातर जो लोग थे वो क्या थे, किसान थे। खेती बाड़ी उनकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा मुख्य जरिया था, परंतु किसानों की स्थिति जो थी वो बहुत ही दयनीय थी। क्यों? क्योंकि जमीन पर, भूमि पर सर्वाधिक अधिकार किसका था, तो सामंतों का था, चर्च का था, है ना। तो इसी वजह से सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का मानना था कि जो जमीन सामंतों के अधिकार में है, उन जमीनों को सामंतों से क्या कर लिया जाए, छीन लिया जाए और उस जमीन को किसानों के बीच में, भूमिहीन किसानों के बीच में बांट देना। यही इसका लक्ष्य था, किसका, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का। आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना है कि आरएसडीडब्ल्यूपी का गठन कब हुआ है, 1898 ईस्वी में। फुल फॉर्म याद रखना है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ठीक इसी प्रकार से याद रखना है कि एसआरपी का गठन कब हुआ है, तो 1900 ईस्वी में, और इसका फुल फॉर्म क्या है, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। समझ गए ना। तो ये इस प्रकार से ये जो पार्टी थी वो किसके हित के लिए काम कर रही थी, तो किसानों के हित के लिए काम कर रही थी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं खूनी रविवार की घटना। ये एक ऐसी घटना थी जो रूसी क्रांति का सबसे बड़ा कारण बना। 1905 ईस्वी की क्रांति का यह सबसे बड़ा कारण बना था। 1905 ईस्वी की क्रांति का समझिए कि शुरुआत जो हुई थी वो इसी खूनी रविवार की घटना से हुई थी, जो कब हुई है, 1905 ईस्वी में हुई है। लेकिन आपको 1905 की स्थिति को समझने के पहले एक साल बैक कम से कम यानी 1904 में आपको आना पड़ेगा कि 1904 में क्या स्थिति थी रसिया की, रूस की क्या स्थिति थी। तो 1904 ईस्वी में रूस में महंगाई में काफ़ी वृद्धि हो गई। आजकल भारत में भी महंगाई में काफ़ी वृद्धि हुई है, तो इससे कई गुना वृद्धि जो है वो रूस में महंगाई बढ़ गई थी। कब? 1904 ईस्वी में। तो पहला फैक्टर क्या हुआ कि 1904 ईस्वी में महंगाई में वृद्धि हुई, और जब महंगाई में वृद्धि हो जाएगी तो वास्तविक वेतन में 20% की क्या हो गई, वहाँ पे कमी हो गई। सब अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है आपको कि महंगाई बढ़ी तो वास्तविक वेतन में कमी कैसे आ गई, क्या पेमेंट कम हो गया, तो नहीं। सपोज दैट आपके पिताजी को प्रत्येक दिन जो है वो 200 रुपये मजदूरी मिलती है, लेकिन यदि महंगाई कम है तो 200 रुपया में वो ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे। लेकिन यदि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो 200 रुपया में वो बहुत कम सामान खरीद पाएंगे। यानी कि वेतन जितना था उतना ही रहा, परंतु महंगाई जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसी वजह से कहा गया कि वास्तविक वेतन में 20% की कमी आ गई। ठीक है, तो इससे मजदूरों में क्या हो गया, असंतोष की भावना आ गई। दूसरा चीज़ कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता था और उनको मजदूरी जो है वो बहुत कम दी जाती थी। तो आक्रोश तो पहले से था, ऊपर से महंगाई में वृद्धि, वास्तविक वेतन में कमी, ये सारी चीजें जो थी उनके असंतोष को धीरे धीरे और भी बढ़ाते चला गया।
इस वजह से मजदूर जो थे उनको भी लगने लगा कि यदि हम लोगों को भी अपनी स्थिति को सुधारना है तो हमें कहीं ना कहीं संगठित होने की आवश्यकता है। यानी जब तक हम संगठित नहीं होंगे, हमारा यूनियन नहीं होगा, हमारा संगठन नहीं होगा, तब तक हमारा कभी भला नहीं हो सकता है। इसी वजह से 1904 ईस्वी तक आते आते मजदूर संगठनों के सदस्यों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर जो थे वो लेबर यूनियन से, मजदूर संगठनों से जुड़ने लगे और मजदूर संगठनों की सदस्यता लेने लग गए। ठीक है, और इसी का परिणाम था कि असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स का गठन हुआ कब? 1904 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना है कि असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स पार्टी का गठन जो है वो कब हुआ है? 1904 ईस्वी में। और यहीं से खेल शुरू होता है 1905 ईस्वी की क्रांति का। प्यूटीलोव आयरन वर्क्स नाम की एक कंपनी थी। आपको चीज़ों को भली भांति स्टेप बाय स्टेप समझना और कुछ नहीं करना है कि प्यूटीलोव आयरन वर्क्स नाम की एक कंपनी थी, लोहे की एक कंपनी थी, कारखाना थी। और इसने क्या किया कि इस वर्कर्स पार्टी के 4 सदस्यों को निष्कासित कर दिया। समझिए बात को कि एक प्यूटीलोव आयरन वर्क्स नाम की एक कंपनी है और उसने असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स पार्टी के 4 सदस्यों को नौकरी से क्या कर दिया? निकाल दिया। अब नौकरी से तो निकाल दिया, कितने सदस्यों को? 4 सदस्यों को। लेकिन ये बाकी के जो भी मजदूर थे वो अब कहीं ना कहीं संगठित हो चुके थे और वो भी समझ रहे थे कि आज यदि हम एकजुट नहीं हुए तो आज 4 को निकाला गया, हो सकता है कल 40 को निकाला जाएगा, फिर 400 को निकाला जाएगा। इसी वजह से 1,10,000 मजदूर जो थे वो हड़ताल पर चले गए। इसी कंपनी के नहीं बल्कि और भी दूसरे कंपनी के भी जो मजदूर थे वो 1,10,000 मजदूर जो थे वो हड़ताल कर दिया, बॉयकॉट कर दिया कि जब तक उन लोगों को वापस नौकरी पे नहीं लाया जाएगा हम लोग भी कार्य का क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। उनका जो मुख्य डिमांड था कि 8 घंटे का ही शिफ्ट हो। मैं बताया था आप लोगों को कि मजदूरों को 10 से 12 घंटे तक काम करना पड़ता था। तो इन लोगों ने हड़ताल करके डिमांड क्या किया भाई कि सबसे पहला डिमांड तो है कि जिन मजदूरों को नौकरी से निकाला गया है उन मजदूरों को पुनः नौकरी पे लाया जाए। दूसरा चीज कि 8 घंटे का शिफ्ट किया जाए। तीसरा क्या है कि वेतन में वृद्धि की जाए और चौथा अन्य सुविधाएं उनको दी जाए। तो इन सभी मांगों को लेकर वहां पर एक स्थिति हड़ताल की जैसी उत्पन्न हो जाती है और मजदूर जो है वो काफी एकजुट हो चुके हैं और लगभग 1,10,000 मजदूर इसमें भाग ले रहे हैं। मतलब कि अब वो बगावत पे उतर चुके हैं, विद्रोह पर उतर चुके हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब समझिए कि 7 जनवरी 1905 ईस्वी का दिन है और दिन कौन सा है? रविवार। आप समझ चुके हो कि मजदूर जो है वो हड़ताल कर चुके हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी विरोध प्रदर्शन में 7 जनवरी 1905 ईस्वी दिन कौन सा है? रविवार को पादरी गैपॉन के नेतृत्व में ये सारे मजदूर जो है वो विंटर पैलेस की ओर मार्च कर रहे हैं। मतलब वे विंटर पैलेस की ओर जुलूस के रूप में जा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को कि मजदूर हड़ताल कर चुके थे। 7 जनवरी 1905 को किनके लीडरशिप में? पादरी गैपॉन के लीडरशिप में ये सभी हड़ताल वाले जितने भी मजदूर थे वो विंटर पैलेस यानी जहां पे उनके शासक यानी जार रहता था वो उस ओर बढ़ रहे हैं और वे लोग एक नारा लगा रहे हैं। कौन सा नारा है? तो छोटे भगवान हमें रोटी दो। और मतलब ऐसा नहीं कि उन लोग मुर्दाबाद का नारा लगा रहा, हाय हाय का नारा लगा रहा, नहीं। उन लोगों का जो स्लोगन है, नारा है कि छोटे भगवान हमें रोटी दो। क्योंकि जार को भी ऐसा बिलीव था, वो चाहता था कि जनता हमें भगवान की तरह पूजा करे। तो ठीक उसी प्रकार से आंदोलनकारी भी, हड़ताल कर्मी भी जो थे वो उसी प्रकार से नारा लगाते हुए जा रहे हैं कि छोटे भगवान हमें रोटी दो। लेकिन यह भीड़ जो है जब वो विंटर पैलेस के करीब पहुंचती है, जब विंटर पैलेस के
के नजदीक पहुंचती है तो उस भीड़ के ऊपर वहां की पुलिस और कॉसिक्स के द्वारा जो है वो गोलीबारी कर दी जाती है, यानी पुलिस के द्वारा और सेना के द्वारा उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है, जिस वजह से लगभग 1000 मजदूर जो है वो मारे जाते हैं और 6000 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये एक बड़ी घटना घट गई। रूस में रविवार को 7 जनवरी 1905 ईस्वी को ये जो गोलीबारी हुई जिसमें 1000 लोग जो मारे गए, इसी वजह से इसका नाम दिया गया था खूनी रविवार की संज्ञा दी गई। मतलब इस दिन को क्या कहा गया? खूनी रविवार कहा गया। ठीक है, अब देखिए, एक तो पहले से ही जनता में आक्रोश थी, विभिन्न कारणों से मैं पिछले क्लास में भी समझा चुका हूं, और 7 जनवरी 1905 को ऐसी विभत्स घटना घट जाती है, ऐसी दुखद घटना घट जाती है जिसमें 1000 मजदूर लगभग मारे गए। अब देखिए, बाकी लोग जो मजदूर नहीं थे, जो किसान थे, मध्यम वर्ग थे, विद्यार्थी थे, किसान थे, वकील थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, इन सभी लोगों में असंतोष आ जाता है और ये सभी लोग जो है वो बगावत पर उतर जाते हैं। मतलब सत्ता के खिलाफ ये सभी जो है वो उतर जाते हैं, सरकार के खिलाफ, शासक के खिलाफ जो है ये लोग विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं और 1905 ईस्वी की क्रांति की विधिवत मानिए कि शुरुआत तो हो जाती है। आइए देखिए अब क्या क्या होने लगती है कि नागरिक स्वतंत्रता की मांग होने लगी। विद्यार्थी मतलब जितने भी लोग थे वो सभी के सभी जो थे वो नागरिक स्वतंत्रता की मांग करने लगे कि हम नागरिक यदि हैं तो हमारा भी कुछ राइट है, हमारा भी कुछ अधिकार है सही को सही और गलत को गलत बोलने का। विद्यार्थी जो थे वो कक्षाओं का बहिष्कार करने लग गए, मतलब जो भी रसिया के स्टूडेंट्स थे वो क्लास का बॉयकॉट करने लग गए। वकील, डॉक्टर्स और इंजीनियर और जो मध्यम वर्ग के जो थोड़े सुखी संपन्न मध्यम वर्ग के लोग थे उन लोगों ने संविधान सभा का गठन करने की मांग करने लग गए और वे यूनियन ऑफ यूनियंस का गठन कर लेते हैं। और इसी का परिणाम होता है कि वहां पे किस चीज का गठन होता है? ड्यूमा का गठन होता है, जिसके बारे में मैं पिछले क्लास के वीडियो में भी बताया था कि इस 1905 ईस्वी की क्रांति का ही ये परिणाम रहता है कि रसिया में ड्यूमा का गठन होता है और वहां की सरकार जो होती है वो जनता को कुछ रियायत देने के लिए शुरू कर देती है। तो बच्चों, आज का क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से रसिया में 1914 ईस्वी के प्रथम विश्व युद्ध का क्या परिणाम पड़ता है और वो किस प्रकार से रूस की क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यदि बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए और यदि हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।